जय हिंद दोस्तों, हम लोग यहाँ पर रेलवे एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 क्लास आपके हो चुके हैं। उनकी वीडियोज डली हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 59 से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूथ कंपटीशन बुक्स जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। 159 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर, एक चीज़ गलत है, यहाँ पे वजन नहीं होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे वजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे द्रव्यमान होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? द्रव्यमान होना चाहिए था। क्यों? ये भी रीज़न हम आपको अभी बताए दे रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा, देखिए, जो द्रव्यमान होता है ये एक अदिश राशि है, लेकिन जो वजन है, वजन यानी वेट, जो भार है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि होता है। क्योंकि भार का थोड़ा सा मतलब समझिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर मास होता है। अगर हिंदी में, इंग्लिश में देखा जाए तो द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मास होता है दोस्तों। क्या होता है? मास हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो भार होता है उसको कहते हैं हम लोग वेट। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। अब ये जो मास है, ये क्या है? ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसका यूनिट होता है केजी, यानी किलोग्राम। लेकिन जो वेट है, वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जो पृथ्वी किसी वस्तु पर अपनी तरफ खींचने के लिए उस पर लगाती है ना। तो वेट इज़ नथिंग बट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक बल है। बल मतलब एक फोर्स है। तो जब ये फोर्स है तो कैसे हो गया ये अदिश राशि? क्योंकि फोर्स तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, माने कि ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? ये कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई होगी ये बात अच्छे से आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो है वजन नहीं होना चाहिए था। हाँ, अब देखिए, तापमान ये एक अदिश राशि है, लंबाई ये भी एक अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है, वेलोसिटी, ये एक सदिश राशि है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि का उदाहरण पूछा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है? अगला दिया गया है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है, समझ गए। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश मतलब कि जिसके साथ दिशा भी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है। कार्य नहीं है, गति नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, बस यहाँ पे विस्थापन। क्योंकि हमने कल आपको बताया था, कल के क्लास में, कि जो दूरी है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट, वो एक सदिश राशि, क्योंकि उसमें दिशा भी होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो ये सदिश राशियाँ होती हैं, ये जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों तरह की वैल्यू लेके चलती हैं, है ना। क्योंकि ये दिशा पर निर्भर करती हैं। अगर एक दिशा में इनकी वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो सदिश राशियों के पास तीनों तरह की वैल्यू होती हैं, जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, सब तरह की। समझ में आ गया? तो ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विस्थापन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस सवाल को देखिएगा यहाँ पर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर मतलब वही सदिश राशि। इसमें समय नहीं है, ये सदिश राशि। तापमान ये भी सदिश राशि नहीं है, दूरी भी नहीं है। वेग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी वेलोसिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 162 पर। देखिएगा क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? मतलब जिधर एक क्वांटिटी होगी उधर ही उसी डायरेक्शन में दूसरी क्वांटिटी भी होगी, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बल है और विस्थापन, ये तो कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम एक डायरेक्शन में बल लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, दूसरे डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर बल और वेग के बारे में सोचिए। बल और वेग, इनका भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो, है ना, हमेशा। अब बल और वेग अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो बल और संवेग भी नहीं होगा।
क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेग होता है उसी डायरेक्शन में संवेग भी होता है ना। तो बचा एक ही ऑप्शन, बल और त्वरण, यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती हैं। उस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है, क्योंकि परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग उनको सदिश राशियाँ कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्लियर है बात, ये चीज़ है ना? अच्छे से आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। द्रव्यमान नहीं होता, दूरी नहीं होता, चाल भी नहीं होता, संवेग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। क्योंकि संवेग क्या होता है? संवेग माने मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं। ठीक है, जो मोमेंटम होता है ये होता है आपका यहाँ पर मोमेंटम इक्वल टू P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी रहेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से, है ना? आगे चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है अगला सवाल। अगला प्रश्न ये बोला है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। ठीक है, कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो जब अदिश राशि नहीं है तो वो सदिश राशि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन जो है ये अदिश राशि है, द्रव्यमान ये भी अदिश राशि है, लंबाई ये भी अदिश राशि है। हाँ, बस ये एक सदिश राशि है फोर्स। बल जो है सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए यहाँ पे अगले सवाल पर। कार्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अब कार्य यानी कि वर्क, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो वर्क होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, माने कि अदिश राशि है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है कार्य में यानी वर्क में। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, वर्क इक्वल टू, है ना, यहाँ पे वर्क इक्वल टू ये होता है F डॉट S। अब S को स्पीड मत समझ लीजिएगा, F फोर्स है और फोर्स के डायरेक्शन में हुआ विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। S का मतलब विस्थापन है यहाँ पर। समझ में आई बात? तो ये फार्मूला होता है W इक्वल टू F डॉट S, यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्लियर हो गई? आगे चलिए अब यहाँ पे हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, जिसमें सबसे पहला है वर्क। इसमें हम लोग इस टॉपिक में वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड सवालों को करने वाले हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बड़े ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ठीक है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। कौन सबसे अधिक काम कर सकता है? अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जानते हैं इसमें क्या पूछा गया है, कौन सबसे अधिक काम कर सकता है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है, F डॉट S, यानी कि बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन, यही होता है। ठीक है, F इंटू S ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पर पहले तो एक घूमते हुए पहिए के बारे में देखिए, है ना, घूमता हुआ पहिया। तो घूमता हुआ पहिया क्या है? अगर हम घूमते हुए पहिए के बारे में बात करें तो पहिया हमारा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगा तो इसका जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगाएगा, है ना। तो इसमें फोर्स के हिसाब से जो विस्थापन हो रहा है वो उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पे फोर्स जो है वो पीछे लगा रहा है, तब जाके आगे विस्थापन हो पा रहा है। तो इसमें तो नेगेटिव वर्क हो गया, है ना। अब दूसरा क्या है? बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की गोली में बहुत ज़्यादा विस्थापन होता है, क्योंकि फोर्स जब लगता है तो न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, वो क्या करता है कि उसके हिसाब से जब यहाँ पे आगे की तरफ गोली निकलती है तो डिस्प्लेसमेंट यानी S जो है ये बहुत दूर तक होता है ना। तो अगर हमारा ये बढ़ जाए और फोर्स भी इधर ही लग रहा है तो ये वाला बढ़ गया
तो वर्क नहीं बढ़ेगा क्या? ऑलरेडी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिख रहा है। गतिशील पत्थर ये नहीं होगा। एक उठाया हुआ हथौड़ा ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आपका बहुत कम ही होता है ना, विस्थापन बहुत कम होता है उठाए हुए हथौड़े में, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा वर्क होगा, ज़्यादा काम होगा, वो किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में, बंदूक की एक चलती हुई गोली में। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं। चलिए अब आया है यहाँ पे न्यूमेरिकल, ठीक है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का एंगल कितना होगा? फॉर्मूला बेस्ड है, बन जाना चाहिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जो वर्क है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.S, है ना। F.S को हम लोग F इंटू एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात? F.S को हम लोग F.S कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। F जो है इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, S माने डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो कॉस थीटा लिखते हैं। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा यहाँ पे। समझ में बात आ गई? देखिए 20 न्यूटन का फोर्स जो है 2 मीटर विस्थापित करता है, और यहाँ पे काम कितना होता है? 20 जूल का काम होता है ना। तो वर्क कितना हो गया? यहाँ पे 20 हो गया। तो 20 इक्वल टू F कितना है? 20 और मल्टीप्लाई विस्थापन कितना होता है? 2 मीटर का, और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, ठीक है। तो 20 से तो ये 20 कट जाएगा, मतलब इधर बचा 1, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 हो गई। अब थीटा किस डिग्री पे 1/2 देता है कॉस? बताइए तो 60 डिग्री पे, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। 60 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे चलिए देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। न्यूमेरिकल ही है, अच्छे से कर लेते हैं। कार्य की गणना करनी है हमको, है ना। देखते जाइएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं और बताते हैं आपको बढ़िया से, ठीक। देखिए क्या करता है कि ये मान लीजिए ज़मीन है, यहाँ से वो सामान को उठाता है और कहाँ तक रखता है? यहाँ पे 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यानी कि S कितना हो गया बताइए तो? 1.5 मीटर हो गया कि नहीं? कार्य पूछा है तो कार्य इक्वल टू क्या होगा? W इक्वल टू F, है ना, F। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फोर्स कितना होगा, ठीक है। ये बताइए दोस्तों कि इस सामान का वेट कितना है, द्रव्यमान कितना है? 12 केजी है। तो 12 केजी जब है इसका, तो इसका जो वेट है यानी वजन किधर होगा? वजन का डायरेक्शन नीचे होता है हमेशा, है ना। तो इसके वजन का डायरेक्शन नीचे होगा, और वजन का फॉर्मूला होता है, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। mg के बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो m इंटू जी ये हमारा हो गया वेट मतलब इतना ही फोर्स लगाएगा तब उसको उठा पाएगा। भाई ये बताइए, आप लोग बैलेंस फोर्स जानते होंगे ना, बैलेंस फोर्स। ये बताइए कि अगर इस पत्थर का या फिर इस सामान का वेट जो है वो mg है, तो ये mg तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और इसके बराबर ही या फिर इससे थोड़ा सा अधिक ही फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, तभी ये उसको उठा पाएगा, अदरवाइज नहीं उठा पाएगा। क्योंकि अगर इससे कम फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो सामान नहीं उठेगा, और वो उठा ले रहा है, इसका मतलब इसके बराबर एटलीस्ट वो फोर्स लगा रहा है ना। तो फोर्स हमारा mg हो जाएगा। तो फोर्स हमारा हो गया mg और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जितना हाइट वो ऊपर उठाया है, मतलब h के बराबर, तो यहाँ पे mgh। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्क है ये आपका वेट है ना, और ये वर्क है। वर्क जो होगा वो mgh के बराबर होगा किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में, और यही आपका किसके फॉर्म में स्टोर होता है? जैसे हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं यहाँ पे। जैसे ये इस सामान को उठा के ऊपर रखा है, तो जब ऊपर रखा है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? mgh के बराबर। यही काम इस सामान में किस फॉर्म में स्टोर होगा? वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो
जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका भी फॉर्मूला यही हो जाता है, mgh के बराबर हो जाता है। बस अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए m कितना है, मास 12 kg, g की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। तो g की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये वैल्यू पूछी जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट भी याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समझ में आ गई बात। अच्छा, इसी को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना कह देते हैं, 10 के बराबर, क्योंकि 9.8 है तो यहाँ पे 10 के बराबर ही समझ लीजिए। तो इसको 10 ले लीजिए, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में अच्छा होता है, मतलब सावधानी रहती है। h की वैल्यू कितनी है, हाइट यहाँ पे 1.5 है, ठीक है। तो ये 10 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 15 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 180 जूल का काम यहाँ पे करना पड़ेगा उठाने में, और वही काम 180 जूल उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएगा उस सामान पर। क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य यहाँ पे 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए, बताइए। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप यहीं से समझ सकते हैं कि जो वर्क होगा वो बल इंटू दूरी के बराबर होगा, बल इंटू विस्थापन के बराबर, ठीक ना। तो बस देख लीजिए, कार्य यहाँ पर 20,000 है और बल इंटू यहाँ पे दूरी हो गई, 4000 मीटर की दूरी तय करता है। इसको इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा सवाल था ये, 2018 में पूछा गया था और ऐसे सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल। ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे दिया गया है ये ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ज़मीन से उस बिंदु पर उठाने पर, है ना। हाँ, ये है, ये सही आंसर है। हमने आपको अभी भी बताया था कि भाई जब हम एक वस्तु को उठाते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है उसके अंदर, है ना। जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है और हम उठाते किधर हैं, ऊपर की तरफ, यानी कि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, नहीं, ये सब नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया बात अच्छे से। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गौर कीजिएगा। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh। फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। लगा देंगे आप लोग यहाँ पे mgh। m मतलब 1 kg, g मतलब 10 लेना है आपको, या फिर 9.8 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 9.8 सब दिख रहा है तो 9.8 ले लेंगे हम लोग, ठीक ना। इनटू यहाँ पे 10 कर देंगे तो 98 जूल आ जाएगा। 98 जूल यहाँ पर होगा। लेकिन अब यहाँ पे है बहुत जानदार प्रश्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दे दिए गए हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, हम आपको अच्छे से समझाते हैं यहाँ पे, आप सुनिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक वस्तु है, ये ज़मीन पर है, इसको जब हम ऊपर उठाते हैं तो हम कोई कार्य करते हैं, है ना, यानी कि हम एक फोर्स लगा रहे होते हैं। तो हम जब इसको ऊपर उठाएंगे, है ना, ऊपर जब उठाएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, कोई वस्तु को उठा रहा है एक आदमी, तो उसके द्वारा जब कार्य किया जाता है, तो मतलब कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऊपर की तरफ जो काम किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य, ये पूछा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। गुरुत्व बल क्या करेगा, गुरुत्व बल तो नीचे लगता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगता है, मतलब इस फोर्स के द्वारा किया गया काम कितना होगा। अब चूंकि ये फोर्स नीचे लग रहा है, यानी कि इस फोर्स से ये वाला फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क हमारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क, अगर यही हम पे काम कर रहा है,
ये खुद काम कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, तो यहाँ पर वो नेगेटिव वर्क दिखाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस का 98 होगा। समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर डी होगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं, उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा क्या गिवन है। एक कुली जो है ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना कीजिए। मतलब कुली द्वारा काम, तो पॉजिटिव वर्क आएगा, कितना आएगा, mgh के बराबर। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, 400 आ जाएगा। mgh, m कितना है 40 kg, g कितना है, g है ना, g 10 है, और h मतलब कितना हाइट तक ऊपर उठाया है, तो 2 मीटर। बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे फिलहाल अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 174 क्या गिवन है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो सीधा सीधा बोल दिया गया। क्या बोला गया, वर्क निकालना है ना आपको। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 1 न्यूटन का, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 न्यूटन का बल और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आई बात? आगे चलिए, तो इससे रिलेटेड ये जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड सवालों को अब आपको करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला सवाल। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बड़े धैर्यपूर्वक बताएंगे, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझिएगा। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब बहुत ध्यान से एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अगर फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, मान लीजिए कि फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर है, ठीक ना, और अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या तो इधर हो या फिर इधर हो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या तो इधर हो या फिर इधर हो, इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया कि नहीं। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का कोण, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का कोण। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो वहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ठीक है, साइंस के हिसाब से कोई काम नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। अब इसमें से 3-4 केसेस बनते हैं। पहली बात तो ये कि अगर हम फोर्स ही ना लगाएं, मतलब कि F 0 हो जाए, तो अगर ये 0 होगा तो सबको 0 कर देगा, मतलब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, तो वर्क हमारा 0 हो जाएगा। अगर फोर्स 0 है, फोर्स ही ना लगाएं, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कुछ चीज़ें होंगी ही नहीं, है ना, तो वर्क हमारा 0 हो जाता है उस केस में। दूसरा केस ये है कि भाई अगर हमारा यहाँ पर, अगर देखते जाइएगा, यहाँ पर अगर ये चीज़, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, हम जैसे एक दीवार को धक्का मार रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब कि उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है ना। एक दीवार को धक्का मार रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो हम लगा रहे हैं, फोर्स तो अच्छा खासा लगा रहे हैं, बल अच्छा खासा लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो वहीं पे खड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो मतलब हमारे द्वारा कार्य जो है वो कितना होगा, 0 हो जाए, क्योंकि एस जी जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, तो उस केस में भी वर्क नहीं होता है ना, साइंस के हिसाब से। अब यहाँ पे तीसरा केस ये बनता है, ये वाला, कि अगर यहाँ पे थीटा क्या हो, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो दोनों के बीच में, तब कॉस 90 कितना होता है, 0 हो जाता है। भले फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के बीच 90 डिग्री कोण बना रहे हैं एक दूसरे से, तो भी वहाँ पे वर्क जो है 0 हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इन 3 केसेस में आपकी वर्क जो है 0 होगी। क्लियर है? अब जैसे एक आदमी बोझा लेके खड़ा है, वो आगे चल ही नहीं रहा है ना, तो
उसके द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा है। अब आप कहेंगे कि 50 किलो बोझा लेके वो अपने सर पे खड़ा है और खड़ा ही है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो हो जाएगा साइंस के मुताबिक, है ना। आप किसी के पास गए और उसको बोल दिए, वो खड़ा है बेचारा, और वो काम तो कर रहा है और उसको उस पर भार लग रहा है और वो उस चीज़ को सहन भी कर रहा है, उसको कहेंगे आप कोई काम ही नहीं कर रहे, 2 लाफा लगाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे साइंस के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं, रियलिटी में कुछ चीज़ें अलग होती हैं। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई साफ तौर पर लिखा गया है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया काम कितना होगा। अब वो खड़ा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क कहाँ से होगा, काम जीरो हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। समझ में आई बात। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बड़े प्यार से अभी सिर्फ न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा। अब इस सवाल को देखें। 4 किलोग्राम वजन की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना काम किया जाएगा, इस पर कितना काम किया जाएगा। अब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा हो, यानी उसके पास वेलोसिटी होगी। जब एक ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी तो पक्का है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि इसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा होगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा, वो होगा 1/2 यानी कि हाफ mv²। ये होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। अब ये बताइए कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर का कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भाई हमने आपको बताया ही था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है तो अगर वो मूवमेंट में आ जाए, अगर वो मूवमेंट में आ जाए तो उसके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा के फॉर्म में। और किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उठाया जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वही काम स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पे रखा है ना, एक फुटबॉल रखा है, इसको आपने मारा, इस पे फोर्स लगाया, इस पे जब फोर्स लगाया तो इसके अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई, v आ गई। हमने फोर्स लगाया मतलब हमने काम किया, काम के वजह से ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, आगे इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना। तो काम के फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आया, और जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो वहाँ वर्क होता है, और वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि हमने काम किया, उसी काम को यूज करके अपना ये एनर्जी बना रहा है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए कि हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया, अब ये बॉल आगे बढ़ रहा है, जब तक इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जब तक हाफ mv² रहेगा तब तक ये आगे चलेगा, अदरवाइज रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने में उसने अपना एनर्जी खर्च किया, है ना। जो भी हमने इनिशियली दिया था इसको, उस एनर्जी को वो खर्च कर रहा है आगे बढ़ने में, है ना, काम करने में। ये खुद काम करने लगेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो काम नहीं करेगा क्या, तो काम खुद कर रहा है, तो उस केस में एनर्जी लॉस हो रही होगी। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे पूछा गया है सवाल में, आपको देखिएगा सवाल में ये कह रहा है, सीधे सीधे बोला गया है कि भाई 4 kg का द्रव्यमान है, एक वस्तु क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल 5 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, उसकी वेलोसिटी जो v है वो 5 मीटर पर सेकंड है ना। इस गति से बढ़ रहा है, इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाना है। 10 मीटर पर सेकंड मतलब ये v1 है ना, ये v1 है, और इसकी गति हमको v2 करनी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 10 मीटर पर सेकंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा यहाँ पे काम
और वही काम जो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में होगा। ठीक है, यानी हमको सिर्फ ये देखना है कि गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ी है। जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ी होगी उतना ही काम हुआ होगा। तो पहला गतिज ऊर्जा इनिशियली हाफ एम वी वन स्क्वायर होगा और बाद में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगा। बस इन्हीं में देख लीजिए कितना बढ़ा है। बढ़ने का मतलब डिफरेंस पता करना है। इसमें से इसको घटा देंगे तो जो वर्क है, जो वर्क डन है, कितना काम किया गया है, वो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो देखिए 1/2 इंटू एम, ये दोनों तो कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा 1/2 इंटू एम और इधर बचा v2 स्क्वायर और माइनस v1 स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब वैल्यू रख दीजिए तो 1/2 एम का मतलब कितना था, 4 किलो का था और v2 स्क्वायर मतलब फाइनल तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए 2 हो जाएगा और 100 माइनस 25 75 का डबल यहाँ पे 150 हो जाएगा। मतलब 150 जूल का काम करना पड़ेगा वेलोसिटी उसकी 5 से 10 करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बड़े प्यार से लगा दीजिए और आगे अगले सवाल पर चलिए। देखिए इस सवाल को 177 क्या बोला गया है इसमें, 0.1 kg वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। ठीक है, ड्रॉप किया जाता है। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर है। इस बॉल को नीचे गिराया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए ज़मीन है। ठीक है, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, अब ये आपको निकालना है। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको फ्री फॉल कराया जाता है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र रूप से ड्रॉप किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो ये नीचे आएगा। अब नीचे इसको कौन लाएगा, नीचे इसको लाएगा फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको नीचे ला रहा होगा। कितना दूर है, कितना ऊपर है ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ऊंचाई पर है ना। ज़मीन से ये 2 मीटर ऊंचा है। कितना है, 2 मीटर ऊंचा। तो 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, जब ये नीचे गिरेगा तो कितना काम होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पर जब ये काम करेगा तो नीचे आएगा तो फोर्स इस पे कितना लगेगा, इसके वेट के बराबर, क्योंकि वेट ही इसको नीचे ला रहा होगा। फोर्स यानी mg। ठीक है, ये तो m इंटू जी, वर्क कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माने कि mgh बस लगा दीजिए। तो m कितना है यहाँ पे 0.1 का मतलब 1/10 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 और इंटू 9.8 लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 9.8 ले लीजिए, 10 मत लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू दिया गया है वो आपके 9.8 के हिसाब से दिया गया है। मल्टीप्लाई h कितना है, हाइट कितना है, यहाँ पे 2 है, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 98 का डबल कितना हो जाएगा, 98 का डबल 196। ठीक है, 196 मतलब कि 19.6 में 10 का डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 19.6 डिवाइड बाई 10, है ना। तो कितना आ जाएगा, 0.1 इधर और खिसक जाएगा, यानी 1.96 आ जाएगा। इतने जूल होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू दी गई हैं, मतलब नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये आपको समझना पड़ेगा। ये बताइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों उल्टा हो गए, एक इधर डायरेक्शन, तो वहाँ पे वर्क नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बताइए कि जो ये फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और जो हमारा बॉल है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है ना। फोर्स भी नीचे की तरफ, बॉल भी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक ही दिशा में हो गए कि नहीं। तो जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव का 1.96 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे बी नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन 0 होगा। अगर
डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क कहाँ से होगा, है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो छोटा सा सवाल था। आगे चलिए, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे इसको देखिए, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊपर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। न्यूटन यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब भार दिए गए, वेट दिया गया, mg की वैल्यू दी गई है। तो mg की वैल्यू 120 है इंटू h, तो 120 का डबल 240 हो जाएगा, है ना। तो 240 जूल का काम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, है ना। यहाँ पे ये आपको भार ही दे दिया है, भार मतलब mg दे दिया गया, m नहीं दिया है, mg की वैल्यू दे दी गई है। समझ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया। देखिए चलिए अगले सवाल पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है कि भाई कार्य करने की क्षमता। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सवाल हैं ये अलग टाइप से हैं, मतलब कि ये कुछ अलग टॉपिक आ गया है। तो ये जो सवाल है इनको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली यहाँ पे आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाता है और अच्छे तरीके से आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, जिनके मदद से आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।